हेलो एवरीवन, वेलकम योर चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक में ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और ये कहाँ से आया है, इसे कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या क्या पार्ट्स थे, जैसे समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने संविधान के भाग 1 और संविधान के भाग 2 दोनों की अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है और आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है मूल अधिकार। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को। तो सबसे पहले जानते हैं मूल अधिकार कहाँ से आया है और इसे क्या कहा जाता है। तो मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा। मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर। उसके बाद अगली लाइन है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा, जो मूल अधिकार है वे कहाँ से लिए गए हैं, वे लिए गए हैं अमेरिका से। लेकिन जो मैग्ना कार्टा वर्ड है, इसे मूल अधिकार को याद रखिए क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। ये एक डिफरेंस है, याद रखिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं मूल संविधान में क्या क्या पार्ट थे। तो उससे पहले कुछ और जानते हैं। तो याद रखिएगा, मूल संविधान में इसके 7 भाग थे जब संविधान बना था। ठीक है, तो उस समय कितने भाग थे इसके, 7 भाग थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को निकालकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था, अनुच्छेद 301 के तहत उसे क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर, याद रखिएगा। मूल संविधान के एक पार्ट है जिसे कहा जाता है संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकालकर अनुच्छेद 301 के तहत क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आज वर्तमान में इसके 6 भाग हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में मूल अधिकार के कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन 6 पार्ट को। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा समता या समानता का अधिकार। इसमें हमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 देखने को मिलेंगे और हम इन्हीं के बारे में अभी पढ़ेंगे भी। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें 19 से 22 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24, यानी हमें 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमें अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक देखने को मिलेंगे। और उसके बाद है 5वां सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इसमें हमें आर्टिकल 29 से 30 तक देखने को मिलेंगे। और लास्ट है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमें आर्टिकल 32 पढ़ने को मिलेगा। तो क्लियर हो गया होगा हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं। हमारे मूल अधिकार 6 हैं, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर। तो चलिए अब इनको हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नजरों में सभी बराबर होंगे। याद रखिएगा, समता या समानता का अधिकार का मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होगा, कानून की नजरों में वह सभी समान है। क्लियर। उसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर विभेद पर रोक। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आदि पर उससे ऊंच नीच नहीं कर सकता है, वह सब बराबर है। क्लियर। तो अनुच्छेद 15 आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब ये लोक नियोजन क्या है,
तो लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, यानी सबको बराबर का अधिकार। क्लियर। इसके बाद है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसका मतलब है छुआछूत का अंत होना। जो भी पुराने समय में क्या चलती थी, छुआछूत चलती थी, वो आज के टाइम में खत्म कर दी गई अनुच्छेद 17 के माध्यम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब ये उपाधियों का अंत कैसे है? उपाधियों का अंत मतलब पहले जो भी राजा महाराजाओं की उपाधियां चलती थी, उसकी उपाधियों को खत्म कर दिया गया है। आज जो है हमारा संविधान है, तो हमारे संविधान में कोई भी उपाधियां नहीं है, तो उपाधियों का सभी का अंत कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे समता या समानता के अधिकार। क्लियर। तो इसमें हमने पढ़ लिए 14 से लेकर 18। आगे चलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। इसमें हमें देखने को मिलेगा 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद। तो हमारा अनुच्छेद 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति की क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है उसको हम जानेंगे, किसी व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहला है इसमें बोलने की स्वतंत्रता। ये सभी किस में आएंगे? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आएंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सबसे पहला क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति बोल सकता है किसी भी सभा में जाके, कहीं भी जाकर, लेकिन वह ऐसा बोल सकता है कि किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। क्लियर। उसके बाद है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कई सारे लोगों के साथ मिलकर कैसे भी शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकता है, ये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसके बाद है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। जैसे देखा होगा आपने, कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी खड़ी कर लेता है, कोई भी सभा बना लेता है किसी भी तरह की, तो वह शांतिपूर्ण रूप से होने चाहिए। तो यही क्या है? सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। अगला है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी पूरे भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति कहीं भी आसानी से आ जा सकता है। किसी भी एक राज्य में दूसरे राज्य तक जाने के लिए कोई उसे पासपोर्ट वीजे की जरूरत नहीं होगी, वह आसानी से पूरे भारत में आवागमन कर सकता है। उसके बाद है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी जाकर घर ले सकता है और वह निवास कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है तो वह राजस्थान में जाकर निवास कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, यानी रोजगार की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर भारत में रोजगार कर सकता है, नौकरी कर सकता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं अनुच्छेद 20 पर। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या नहीं करता है तो उसे कैसे मालूम चलेगा? तो उसके संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं, चलिए उनको जानते हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहला है जब तक दोषी नहीं कहा जाएगा उसका दोष सिद्ध नहीं होगा। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं कहा जाएगा, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। क्लियर, ये वाली बात ध्यान रखनी है। उसके बाद है उसे उसी समय के कानून की सजा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 20 मार्च 2024 को कोई दोषी ठहराया जाता है और उस समय वह कानून लागू है जो भी उस समय चल रहा है, तो उसे उसी समय के कानून के तहत सजा दी जाएगी। मान लीजिए उसने बाद में उसको सजा सुनाई जाती है 20 मार्च के बाद, तो उसे उस समय के कानून की सजा नहीं दी जाएगी, उसे जिस समय उसने अपराध किया है उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। क्लियर। अगला है खुद के विरुद्ध गवाही पर रोक। पुलिस द्वारा अगर किसी भी तरीके से उसे खुद के विरुद्ध गवाही देने पर मजबूर किया जाता है तो यह गलत है। तो कोई भी व्यक्ति खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, यह अपराध के दोष सिद्धि में आता है। उसके बाद है एक अपराध की एक ही सजा दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी बार बार सजा उसे नहीं दी जाएगी, उसे एक ही बार उसकी सजा दी जाएगी। क्लियर। तो ये था हमारा अनुच्छेद 20। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 21 पर। यह है प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। क्या है?
प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। इसमें है अनुच्छेद ए जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है कि इसमें क्या किया गया था, 86वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी दी गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 22, इसमें है गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार। ठीक है, क्या है, गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो वह व्यक्ति पुलिस से पूछ सकता है कि उसे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तो ये क्या है, कारण पूछने का अधिकार उसे दिया गया है। उसके बाद है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर। अगला पॉइंट है इसमें, उसे मनपसंद कानूनी सलाह या वकील लेने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कोई भी वकील करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। क्लियर। तो ये थे हमारे 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार को। तो इसमें अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव व्यापार पर रोक, बालाश्रम और बंधुआ मजदूरी पर रोक। यानी कोई भी मानव का व्यापार नहीं कर सकता, बालाश्रम नहीं कर सकता। बालाश्रम का मतलब किसी भी बालक जो भी 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उन्हें मजदूरी नहीं करा सकता, और बंधुआ मजदूरी भी नहीं करा सकते हैं। क्लियर। तो ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। उसके बाद है अनुच्छेद 24, इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर श्रम से रोक। इसमें क्या डायरेक्टली दे दिया गया है कि जो भी 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उस पर क्या कर दी जाएगी, श्रम पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद 25 क्या है। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मानना, उसका आचरण करना और प्रचार करना। ये हमें कौन स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रता देता है। अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या है, धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है तो उसका प्रबंध वह कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद है अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता। संपोषित करने के मतलब है कि उसको बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना। ये किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आएगा। अगला है अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। ये किस में आता है, अनुच्छेद 28 में आता है। तो ये थे हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें हमें 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 29 और 30। तो यह केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। तो इसमें अनुच्छेद 29 देखते हैं। तो ये क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे वे किसके अंतर्गत किए जाएंगे, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किए जाएंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 30। इसमें क्या कहता है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। तो याद रखिएगा, जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी जो भी शिक्षा का प्रबंध है वह किसके द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 29 के द्वारा 30 के द्वारा किया जाएगा। यदि उनके कोई भी अधिकार इसके तहत छीने जाते हैं तो वह अनुच्छेद 30 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करा सकता है। क्लियर। तो ये थे हमारे संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हमें आर्टिकल 32 देखने को मिलेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होने पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की जा सकती है। याद रखिएगा, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, पूरे 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं, यदि हमें
इसमें किसी भी प्रकार का हनन देखने को मिलता है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और याचिका दर्ज करा सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा है। इस लाइन को याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्ट को संविधान की आत्मा कहा है। तो याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो ये थे हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।